मुझे कभी भी कोई तनाव होता है या मैं जब भी सुकून चाहता हूँ तो मैं आंखें बंद करके लेटता हूँ और मैं एक पक्षी की तरह से उड़ान भरता हूँ और मैं पहाड़ों की ओर चला जाता हूँ। रॉयल्टी को लेके कभी मन में दुख होता है कि कम मिलती या नहीं मिलती, या संतुष्ट रहते हैं? पहाड़ के जो कवि थे गुमानी पंत, जी। बहुत सारे उनको जातिवादी बताया उनकी कविताओं में। आपको लेके इसको आपका क्या ख्याल है इसको लेके, क्योंकि ये विमर्श चलता रहता है सोशल मीडिया पे। मैं नहीं मानता, उसकी वजह है, उसका कारण ये है कि नमस्कार, इंडिया.com के लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित फुलारा। आज हमारे मेहमान हैं देवेंद्र मेवाड़ी जी, जो कि विज्ञान और साहित्य दोनों लिखते हैं। 80 साल की उम्र में भी आप साहित्य साधना में प्रयासरत हैं और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से दिल्ली तक का आपने सफ़र तय किया है। 30 से ज़्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फुलवारा जी। सर, आपका के ज़माने का पहाड़ जी। और 2024 के पहाड़ में क्या अंतर आप देखते हैं? बहुत अंतर है, वो दुनिया ही बदल गई है। एक वो दौर बिल्कुल अलग था। जी। उस समय जो थी वो पहाड़ की पूरी संस्कृति, जिसको कहेंगे संस्कृति की जड़ें, जी। वो सारी उस पहाड़ में दिखाई देती थी। लेकिन आज धीरे धीरे इतना परिवर्तन हुआ है। एक वातावरण का तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, लेकिन तमाम चीज़ें बदल गई हैं। वो गीत बदल गए, लोकगीत बदल गए, वो खेतों में खेती का जो एक हरी भरी फसलें जो है हुआ करती थी वो नहीं दिखाई देती हैं। लोग जो है अब उतनी खेती नहीं करते हैं, इसलिए रूखे सूखे खेत दिखाई देने लगे हैं। जानवर बहुत पालते थे, हमारे ही घर में 15-20 जानवर होते थे, जी, जी, पालतू जी। पशु होते थे, वो अब कहीं नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है ऊपर हमारे गांव के ऊपर जो सिरमौर होता था, इतना घना जंगल होता था, बुरोंश खिलते थे उसमें, तमाम सैकड़ों तरह की तो चिड़ियाएँ आप कह होती रहे हैं कि थी, पूरा भौगोलिक, जानवर होते पूरा थे। डेमोग्राफी ही चेंज हो गई है पहाड़ पूरी की। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। उसके परिवर्तन के अनेक कारण हैं, मतलब जी। उसको क्या नहीं, मेरा कहें। आपसे सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो किताब है जी। मेरी यादों का पहाड़, हाँ। इसमें जो पहाड़ था जी। और आज का जो पहाड़ है उसमें हम खुद ही अपने आप अंतर महसूस करते हैं, देखते हैं। जी। इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि आपके अपने ज़माने के यादों का पहाड़ और अब का पहाड़ 2024 का। जैसा आपने कहा ललित जी कि पहाड़ के एक दूरस्थ और छोटे से गांव से मैं आया, जी। तो मैं ये जब तक मैं वहाँ पहाड़ में था तब तक तो ये पुस्तक लिखी हुई है जिसमें पूरा पहाड़, जीवंत पहाड़ है इसमें। उसके बाद मेरी 2 पुस्तकें इसी क्रम में और हैं, जिसका नाम है छूटा पीछे पहाड़ और जी, जी, जीवन जी। जैसे पहाड़। जो पहाड़ और मैदानों में जिस तरह नौकरी के लिए पहाड़ का एक लड़का आता है, उसके जीवन संघर्ष की कहानी है। चौथा जो भाग आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि वो पहाड़ जो अब दिखाई देगा 70 साल के बाद, वो मैं चौथा खंड लिख रहा हूँ। उसमें वो पूरा पहाड़ दिखाई देगा कि वो कहाँ गया, वो मेरा पहाड़ कहाँ गया, जो मतलब आप जो कहना चाह मेरा रहे बचपन में था। हैं जैसे अब आज की टाइम में हम देखते हैं एआई से अगर हम कुछ पूछते हैं कि 50 साल बाद ये चीज़ कैसे दिखेगी, वो आज ही बता देता है। 100 साल बाद यहाँ की तस्वीर या यहाँ के नज़ारे कैसे दिखेंगे। तो आप भी अब 70 साल बाद के पहाड़ की वो स्थिति क्या होगी उस पे काम करने जा रहे वो हैं। जो विज्ञान लेखक होता है या जो जी, जी। संवेदनशील कोई भी जो रचनाकार होता है, जी। वो अतीत और भविष्य दोनों पर नज़र रखता है। जी, तो जी। इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि 70 साल बाद किस तरह का पहाड़ मुझे दिखाई दे रहा है और आगे क्या होगा ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। सर, वैसे तो कार्यक्रम लेखक से मिल रही है, लेकिन बात एआई की आ गई, जी। तो आप एआई को कैसे देखते हैं लेखन में? एआई को जो है, सबसे बड़ी बात इसमें एक है, हुँ। वो ये है कि अगर एआई पर निर्भर करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ होगा, जी। नुकसान होगा। जी। लेकिन अगर उसी पर मनुष्य का अधिकार बना रहेगा, नियंत्रण मनुष्य के हाथ में होगा, कोई भी मशीन है, हुँ। अगर वो मनुष्य के हाथ में रहेगी तो फिर मनुष्य उसको अपने लाभ के लिए उपयोग में लाएगा, ये चीज़ होगी। अन्यथा वो जो जी। है बेकाबू होकर के एआई कुछ भी कर सकता है। आज भी उल्टा सीधा कुछ भी दे रहे हैं, उससे सर, तमाम साहित्य की चीज़। तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि विज्ञान के छात्र रहे जी। और साहित्य की तरफ रुझान। ये बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या कि मैं ये समझता हूँ कि जो साहित्य के और विज्ञान के बीज हैं, वो बचपन में ही मेरे मन में बो दिए गए थे और माँ मेरी पहली शिक्षिका थी और प्रकृति मेरी किताब थी, पहली जी, जी। किताब। इसलिए क्योंकि हमारे चारों ओर तो प्रकृति ही प्रकृति थी सारी। हुँ। बीजों को उगने से लेकर के चिड़ियों का
जो है चहचहाना और रंग बिरंगी तितलियों को हम्म। देखना, घाटियों से कोहरे का उठना और उसके बाद बादलों का बनना, झमाझम बारिश का होना, ये तमाम तरह की जो चीज़ें थी, प्रकृति में जो परिवर्तन होते थे उन सबको देखता था। प्रकृति में जितने परिवर्तन होते थे तो उसमें तो निराला और सिमरन पंत जी याद आते, उनकी कविताएं गाया करता था मैं जब हाई स्कूल में था। तो उसी में ये कि ऐसा क्यों होता है, ये जिज्ञासा एक संयोग से बचपन से मेरे मन में रही और माँ ने मुझे हर प्रश्न का मेरा जवाब दिया। आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हिमालय की ओर से सैकड़ों पक्षियों का एक झुंड आया करता था हर साल जब शरद ऋतु आती थी। प्रवासी तो पक्षियों का, जी। प्रवासी पक्षियों का आता था, मलया कहते थे हम लोग, आज मैं जानता हूँ कि वो स्नो पिजन्स हैं करके। तो माँ से मैं पूछा करता था, माँ ये क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो माँ बताया करते थे कि बेटा ये वहाँ ठंडा हो जाता है ना उनके घर में हिमालय में, तो वो घाम तापने आते हैं, वो भी अच्छा। मैदानों की ओर जाते हैं, जैसे हम लोग अब अपने पहाड़ से जो है अपने मैदान के गांव माल भाबर के गांव में चले जाएंगे, वैसे ही ये भी चिड़िया आ रही है। और जब बसंत आ जाएगा, जब बुरों खिल जाएंगे, तो जी, फिर ये जी। चिड़ियाएं वापस लौटेंगी, ये भी अपने घर जाएंगी, जैसे हम लोग पहाड़ आ जाएंगे फिर। तो सर, आपके बचपन के परिवेश और उसके बाद दिल्ली आगमन जी के बीच का जो अंतर है, मतलब जो पूरी संस्कृति बदली, एक आपका परिवेश बदला, उसके ठीक बारे में जानना चाहेंगे। जी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है ललित जी। ऐसा है कि हमें जो बचपन से शिक्षा मिलती है, शायद देश के हर ग्रामीण क्षेत्र से जो भी आता है उसको शायद वही शिक्षा मिलती होगी। झूठ नहीं बोलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, दूसरों की मदद करनी है, वगैरह वगैरह। ये तमाम आदर्शों को लेकर के हम आते हैं। लेकिन जब आकर के लाखों लोगों की भीड़ में अकेले हो जाते हैं और उसमें कोई भी पहचान का नहीं होता है, यहाँ फ्लैटों की ज़िंदगी जब जीने लगते हैं और पड़ोस का भी कोई नहीं जानता, बगल में कौन रहता है ये तक पता नहीं लगता है, तो जो एकांत हो जाता है वो बहुत भयानक होता है। और जो पहाड़ से आकर के धीरे धीरे ये परिवर्तन दिखाई देता है कि दुनिया वैसी तो नहीं है जैसा हमें हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता बताते थे, वैसी दुनिया नहीं दिखाई दे रही है, दुनिया तो बहुत बदली हुई है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत उदासी, निराशा भी होती थी तो कि आपने मैं मतलब यहाँ क्यों हूँ, मतलब। दिल्ली जैसे शहर में रह के हाँ यहाँ आपने अपने बचपन के पहाड़ की स्मृतियों को ताजा किया और संस्मरण, जो आपने पूरे संस्मरण अपने जी, लिखे। मेरे ख्याल से एक वही रास्ता था कि मैं अपने को, अपनी पूरी स्मृति को जीवित रख सकता और था, अपने जड़ों से जुड़े क्योंकि रहूं। मैं अपनी जड़ों को सदा याद करता था और आज भी। और मैं आपको एक जोरदार बात बताऊं, मैं अब भी जब लेटता हूं ना, कभी भी मुझे कभी भी कोई तनाव होता है या मैं जब भी सुकून चाहता हूं, तो मैं आंखें बंद करके लेटता हूं और मैं एक पक्षी की तरह से उड़ान भरता हूं और मैं पहाड़ों की ओर चला जाता हूं जी। और मैं वहां से देखता हूं नीचे, और मेरे मेरे हाथ पैरों में ना हम कुतकियाली कहते हैं उसको, गुदगुदी होती है एकदम से, क्योंकि नीचे दिखाई दे रहा होता है वो नदी, वो पहाड़, वो हरे भरे जंगल, वो पशु पक्षी सब दिखाई दे रहे होते हैं। मुझे पहाड़ के अपने उन घरों की पाथर छाई छतें भी दिखाई दे रही होती हैं। वो सब कुछ देख करके और सामने एकदम नीले पहाड़ों के पार, उनके पार हिमालय, साफ धवल हिमालय दिखता है। वो सब कुछ देख के वापस लौटता हूँ मैं, फिर से मतलब जो है मुझ में नया वर्तमान में जीवन लौट का आते हैं। हाँ, वर्तमान में आता हूँ, नए सर, जीवन का संचार हो आपका जाता है। साहित्य संसार बहुत बड़ा है, जिसको हम आधे घंटे में समेटना मुश्किल है। जी साहित्य में, उसमें विज्ञान भी है, साहित्य भी है। जी। तो आपको ज़्यादा रोचक क्या लगा, विज्ञान लगा या साहित्य ज़्यादा रोचक लगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं दोनों लिखता हूँ। और ऐसा है कि विज्ञान, जब मैं चीज़ों को देखते हुए, अवलोकन करते हुए अपनी जिज्ञासा से उसको जानने की कोशिश करने लगा, जब बीजों के उगने से, जैसे मैं बता रहा हूँ, या पेड़ों में नई कलियाँ आने या फूल खिलने, इन सब से आते हुए, और किताबों में पढ़ा जैसे, तो उन चीज़ों को मैं लोगों को बताऊँ, मैं साथियों को बताऊँ, कि सबको नहीं पता है। तो इसलिए मैं विज्ञान लिखने लगा। लेकिन उससे पहले मैं कहानियाँ लिखने लगा था। मैं प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ता था, मैं और कई लेखकों की कहानियाँ पढ़ता था। हमारी लाइब्रेरी में जो है, पहाड़ की हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी। उसमें प्रेमचंद का लगभग सारा ही साहित्य था, मानसरोवर के सारे खंड थे।
तो वो तमाम कहानियाँ मैंने पढ़ डाली। और पहली मुझे कहानी के बारे में बताएं, पहली कौन सी कहानी जो आपने लिखी? मुझे सबसे अच्छी पहली कहानी में जो लिखी मैंने, वो युवक पत्रिका में, आगरा की एक पत्रिका थी, उसमें छपी थी, 62-64 की बात है कभी। हम्म, और वो मैंने लिखी थी, मुझे पता नहीं था, मैं अपनी रूलदार कॉपी में लिखा करता था और अपनी भाभी माँ को सुनाया करता था। शाम को जब बाद में हम खाना खाते थे, पहाड़ की बात है ये। पहाड़ की, तो हम्म, उनको मैं सुनाया करता था। तब मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था। हम्म, तो वो कहानियाँ लिखता था, उनमें छाया होती थी जैसे कि प्रेमचंद के पात्र होते थे, तो मेरे गांव में भी तो ऐसे पात्र हैं। हम्म, तो मैं उन पात्रों को मैदान के बजाय वो पहाड़ में जैसा जीवन जी रहे हैं उसकी बात करता था। तो हमारे बगल में एक छोटी सी दुकान थी खड़गदा की। हम्म, खड़गदा की दुकान थी, उसमें एक बूढ़ी कुतिया भी बैठी रहती थी और खड़गदा भी बैठे रहते थे, अदरक की चाय बनाते थे, काली केटली में चाय उबल रही होती थी। वो पूरा शब्द चित्र मैंने जैसे लिखा। और वो त्रिपदिका पत्रिका उसमें निकलती थी, उत्तर प्रदेश जनसंपर्क और सूचना विभाग की, उसका मुखपत्र था वो। हम्म, तो त्रिपदिका में वो छपी थी। तो वो मैंने अपने दादा को भेजी थी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, दीवान सिंह मेवाड़ी जी। तो उन्होंने उसकी क्लिपिंग ले करके खड़गदा को भी सुना दी थी, खड़गदा भी बड़े खुश हुए। तो मेरी पहली कहानी जो मैंने शब्द चित्र के रूप में जो कहानी लिखी उसका थी, करेक्टर, रियल करेक्टर वो पे थे वो। रियल करेक्टर ने भी सुनी। वो अच्छा। मतलब कितनी खुशी की बात है उसमें। अच्छा तो सर, 30 से ज़्यादा आपकी किताबें हैं। जी, उसमें संश्रमण है, संस्मरण विज्ञान विज्ञान है, यात्रा वृत्तांत है। जी। तो इन 30 से ज़्यादा किताबों में आपको ऐसा क्या कौन सी ऐसी किताब आप सोचते हैं जिससे सबसे ज़्यादा आपको प्रसिद्धि मिली और जो सबसे ज़्यादा आपके करीब है, क्योंकि कुछ सबसे कृतियाँ लेखक ज़्यादा के बहुत करीब होती हैं। प्रसिद्धि का तो ऐसा है कि प्रसिद्धि तो मैं मानता हूँ ऐसे कि मैं बहुत ही ज़मीनी स्तर का लेखक हूँ। और जब कभी भी कोई पुरस्कार मिलता है या कोई किताब छपती है, तो मुझे लगता है कि मेरी पीठ पे एक थपकी दी किसी ने कि बेटा ठीक काम कर रहे हो, इसी तरह करते चलो। लेकिन जहाँ तक प्यार की बात है, प्रसिद्धि तो नहीं कहूँगा, लगाव, एक आत्मीय लगाव जो पाठकों का होता है, वो मेरी यादों का पहाड़ जो पुस्तक अच्छा, अभी आप ये दिखा रहे थे, जी, जी, जी। इस पुस्तक ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। और ये 2012-13 में छपी थी और अब भी लगातार लोग इसको पढ़ रहे हैं। पाठकों के सवाल हैं आपसे। हाँ, हाँ। साहित्य समाज का दर्पण है या फिर विज्ञान? विज्ञान जो है सदा सच के आधार पर चलता है। विज्ञान है क्या? जी। ये जो अखिल ब्रह्मांड है, इसके जितने भी, प्रकृति समझ लीजिए, उसके जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको प्रयोग, परीक्षण, अवलोकन और विश्लेषण, और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो प्रामाणिक जो जानकारी है, वो विज्ञान है। इसलिए विज्ञान तो सच है ही, विज्ञान तो आईना है, विज्ञान जो कुछ बता रहा है। लेकिन विज्ञान जो है बदलता रहता है। आज जिस सीढ़ी तक पहुंचे, जिस सच तक पहुंचे, कल वो सच और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी वहां तक पता है। लेकिन साहित्य में जो है, साहित्य पूरा एक कल्पना संसार है। उसमें हम तस्वीर देखते हैं, उसमें हम छवि देखते हैं अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने चारों ओर के वातावरण की। वो सब छवि दिखाई देती है हमें। मेरा अगला सवाल भी इसी से संबंधित था कि जी, साहित्य में 80% कल्पना होती है, अगर हम ऐसे मान ले तो, जी। और 20% यथार्थ होता है, जबकि विज्ञान में 100% फैक्ट, शोध, निष्कर्ष होते हैं। तो फिर विज्ञान को आपने साहित्य से कैसे जोड़ा? विज्ञान को साहित्य से जोड़ने में कतई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार एक बहुत ही बड़े विद्वान, वो यूरेका पत्रिका के संपादक भी रहे और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, रिटायर्ड। उस समय उन्होंने 170-180 पुस्तकें लिखी हुई थी उनकी। प्रोफेसर शिवादास, वो कह रहे थे कि अगर विज्ञान कठिन है तो उसको साहित्य में बदल दीजिए। सरल हो और जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान को सिर्फ उसके फैक्ट लेकर के, तब तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बता देता आपको चंद्रमा के बारे में, भाई मैंने ये देखा, वही हो गया। लेकिन हम तो चंद्रमा के बारे में कवियों, लेखकों से लेकर के, मैया मैं तो चंद खिलौना। खिलौना ले हूँ, सूरदास कह रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं, वहाँ से लेकर के आज के चांद तक की जाने कितनी जानकारी हम पा चुके हैं। तो मतलब इसलिए कल्पना पहला आई, इसलिए वैज्ञानिक आविष्कार बाद में। वैज्ञानिक आविष्कार कल्पना से ही हुए हैं। हाँ जी। कल्पना का ही रोल उसमें है। जी, जी। वो हर जगह कल्पना का दोनों सहारा ले रहे हैं, साहित्यकार भी ले रहा है और अब विज्ञान वैज्ञानिक भी भी ले ले रहे रहा है। हैं। जी। लेकिन कल्पना को अपनी वैज्ञानिक जो है प्रामाणिक की कसौटी पर कस रहा है।
जी लेखक केवल कल्पना की ही धार चढ़ा रहा है उस पर, जी कल्पना की धार चढ़ा के उसी में यथार्थ भर रहा है। जी जी ये सर, अंतर है। कहानियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए एक लेखक को क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि जो जो मैं समझता हूँ उसको एक विज्ञान का पुख्ता आधार जरूर देना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे एक टॉर्च है आपके पास, एक टॉर्च कहानी का फ्रेम है, वो कहानी है, लेकिन वो कहानी तब तक जीवंत नहीं है जब तक उसमें बैटरी नहीं है। तभी प्रकाश निकलेगा, वो तभी काम करेगा। वो बैटरी विज्ञान है। अगर वो जी। बैटरी नहीं है तो फिर आपकी कहानी भी थोथी है, वो खाली है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां और साहित्य के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, दोनों को आप कैसे देखते हैं? अद्भुत हैं, बहुत अच्छी हैं। और मैं तो अपने देश से प्यार करता हूँ, और हमारे देश का जो साहित्य है मैं तो उनमें भी खोजता हूँ। मैं अथर्ववेद में एक ऋषि जो है वो बच्चे का अन्नप्राशन हो रहा है, और उससे ऋषि कह रहा है व्रीहिमत्तम यौमत्तमथो माश मथा तिलम। हे दो दांत निकले हैं, हे दांतों तुम पहले व्रीहि मतलब तुम चावल खाओ, फिर उसके बाद जौ खाओ, उसके बाद मांस खाओ, मांस जैसे हम लोग बोलते हैं उड़द को, उड़द को, जी जी और उसके बाद तुम तिल खाओ। ये चारों फसलें हमारे देश की हैं। तो मैं बॉटनी का, इकोनॉमिक बॉटनी की जब बात करूंगा तो मैं विज्ञान में इसको लाऊंगा वहां से। मैं वराह मिहिर को पढ़ता हूं तो उसमें अत केतुचाराध्याय, उनकी बृहत संहिता में पूरा अध्याय है सारा। जी लेकिन उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, जो कुछ देख रहे थे। और उन दोनों इस चीज़ की काफ़ी मतलब प्रचलन था फलाफल का, तो उसमें शकुन अपशकुन ये सब कहा जाता है, आप छोड़ दीजिए उसको। लेकिन बाकी जो आंखों से उन्होंने देखा है, जैसे वराह मिहिर का है, वराह मिहिर ने बृहत संहिता में लिखा, एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है, अथ केतु चाराध्याय। तो केतुओं पर, धूमकेतुओं पर लिखा हुआ है। आर्यभट्ट जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और वो तारागनी गांव में जाके अंधेरी रातों में तारों भरा आकाश देखते थे, और उसमें ग्रहों नक्षत्रों की गणनाएं करते थे, और उन गणनाओं के आधार पर पूरा आर्यभट्टीय जैसा ग्रंथ लिख डाला, जो आज विश्व के महानतम ग्रंथों में से एक है। जी जी तो इसलिए विज्ञान, कल्पना साहित्य। और वैज्ञानिक प्रामाणिकता, इन दोनों के मेल से मुझे नहीं लगता, मुझे तो कहीं भी कठिन नहीं लगता है। अभी मेरा एक नया लेख छपा हुआ है नवभारत टाइम्स में, तो उसमें लिखा हुआ है मैंने कि आइए चलते हैं 25 वर्ष आगे। मैं 25 वर्ष आगे की कल्पना कर रहा हूँ, और हम लोग उसमें देख रहे हैं कि उस समय हमारी दुनिया, हमारे देश में हमारे चारों ओर की दुनिया कैसी हो गई है। जी तो एक कल्पना की जा सकती है, जबकि उसमें विज्ञान है सारा। जी जी मैं विज्ञान की ही भविष्य को देख रहा हूँ, और साथ में उस समय के समाज और उस समय के पूरे भौगोलिक चीज़ों को देख रहा हूँ कि क्या हो गया जी है। जी सर, आप पहाड़ से आते हैं, जी, वहाँ के साहित्यिक परिदृश्य और लेखन को कैसे देखते हैं आप? वहाँ का तो बहुत ही पहाड़ ने तो असल में साहित्य सबसे सुंदर और सबसे सत्यम शिवम सुंदरम वाला साहित्य सब पहाड़ ने रचा है सारा। जी किसी को भी, हम लोग किसी को भी साहित्यकार को पूछ लीजिए, क्या कोई ऐसा है जो सुविधानंद पंत जी का नाम नहीं जानता? ऐसा तो संभव ही नहीं है कहीं। प्रकृति के उस सुकुमार कवि को कौन नहीं जानता है। और पहाड़ जिस तरह से मुझे लगता है कि वो प्राकृतिक रूप से एक रचनाकार को तैयार करता है, वहाँ खुद प्रकृति उस रचनाकार को रचती है, जी और वो रचनाकार फिर रचनाएं रचता है। जी मुझे तो ये लगता है पहाड़ का ये योगदान है सबसे बड़ा। सर, अब रैपिड फायर है हमारा, जी, और विज्ञान पर भरोसा करें या फिर भगवान पर? आप, मैं चाहता हूँ कुमाऊनी में इसका उत्तर दें आप। हमों के विश्वास करना चाहिए इस विज्ञान पर, के लिए कि विज्ञान आपको के सच बताओ, विज्ञान सच बताता है और सच की राह पर आगे चलता है। इसलिए हमको विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, विज्ञान पर है हमको विश्वास करना चाहिए। जी जी योगी जी कह रहे हैं कि पहाड़ में अवैध घुसपैठ और अवैध भूस्खलन बंद होना चाहिए, आप सहमत हैं? इस पृथ्वी में सभी अवैध घुसपैठ है, क्योंकि हम लोग कौन कहाँ से आए। इसलिए जो है मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कोई भौगोलिक सीमाएं जो है किसी मनुष्य को नहीं बांट सकती। ये तो राजनीतिक जो है मस्तिष्कों की देन है कि वो सीमाएं बनाई गई हैं। अन्यथा वसुंधरा पूरी हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। और अवैध तो भूस्खलन? है, अवैध भूस्खलन अवैध कौन सा है? अवैध है ही नहीं। किसी को भी दो रोटी चाहिए, किसी को भी सर छुपाने को कहीं शरण चाहिए, वो लोग आ जा रहे हैं। कहीं अगर परेशानियां हैं तो वहां से आ रहे हैं वो।
विज्ञान और साहित्य में क्या समानता है? विज्ञान और साहित्य में दोनों में समानता ये है कि सौंदर्य, सत्यम शिवम सुंदरम मैंने कहा ना, सत्यम शिवम सुंदरम का एक सम्मिलन जो है वो विज्ञान और साहित्य दोनों में है, मेरे लिए दोनों में है। जी, कल्पना पहले आई या विज्ञान? कल्पना पहले आई, विज्ञान उसके बाद आया। कल्पना पहले आई क्योंकि कल्पना के आधार पर ही जब मनुष्य ने कल्पना की कि ये पक्षी कैसे उड़ते हैं, और वो नदी तटों पर और समुद्र तटों पर जाकर के जब पहली बार राइट बंधुओं ने देखा और उनके पंखों की गति देखी, तो उसके आधार पर उन्होंने एक प्रोटोटाइप जो है उड़न मशीन का बनाया। वहाँ से शुरुआत हुई। सन 1903 में एक पहली 12 सेकंड की उड़ान भरी गई, जबकि आज तो हम पूरे ब्रह्मांड में जाने कहाँ तक हमारे अंतरिक्ष यान जा रहे हैं, रॉकेट बन गया। क्या साहित्य फास्ट फूड बनता जा रहा है? मैं नहीं समझता। फास्ट फूड शायद था पहले, जबकि पल्प छपता था, लुगदी साहित्य बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन गंभीर साहित्य इतना अधिक है कि उसको मैं नहीं कह सकता कि वो फास्ट फूड है। वो तो फूड फॉर थॉट है, हमें सिखाता है। मेरे एक साथी थे और वो कहा करते थे कि अगर बचपन से बच्चे को साहित्य पढ़ने को हम दें तो वो कभी भी अपराधी नहीं बनेगा, वो क्रिमिनल बन ही नहीं सकता है। आपने धर्मयुग से लेकर कादम्बनी तक तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखा, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लिखा जी। तो आपको लगता है कि अब साहित्यिक पत्रिकाएं की गंभीरता खत्म हो रही है, साहित्यिक पत्रिकाओं की संख्या भी सीमित हो रही है? ये सच है। साहित्यिक पत्रकारिता का जो स्वरूप था, जो संपादक थे, जो गंभीरता उन पत्रिकाओं की थी, धर्मयुग, सारिका, दिनमान जैसे, वो मानक थे। वो साहित्य के और व्यावसायिक पत्रकारिता के मानक थे, जिनसे हम भाषा सीखते थे, जिनसे हम शैली सीखते थे, जो हमें ग्रूम करती थी। जो जैसे माली एक पालता है, जिस तरह से जो उसमें लिख रहे हैं, चाहे पत्रकार हों चाहे लेखक हों, हम लोगों को इस तरह से संवारा जा रहा था हमारी भाषा को और हमें, और हम उसी की देन है आज जो बात कर रहे हैं। वो दौर चला गया है। पत्रिकाओं की आज जो है वो गंभीरता नहीं रही, छिटपुट हैं। कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि गंभीर रूप से अभी भी काम कर रही हैं, पत्रकार हैं जो कि अपना जीवन समर्पित किए हुए काम कर रहे हैं अभी भी, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ और दुर्गम स्थितियां हैं उनमें भी जी। काम कर रहे हैं। ऐसे ही साहित्यकार कर रहे हैं। समकालीन जो साहित्य, हिंदी साहित्य है, उसके 5 बड़े लेखक आप किनको मानते हैं? समकालीन में तो सारे हमारे लिए, जैसे किसको बताएं हम, मतलब समकालीन में मेरे समकालीन तो भीष्म जी भी थे, शैलेश मटियानी भी थे। उसके बाद आप वालों ही में अपने समकालीन, क्योंकि 1944 की आपकी पैदाइश है तो आप ही के समकालीन मेरे समकालीन में तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोग आए हैं, किसका नाम ले किसका न ले, जो क्या कह सकते हैं। मैं तो सभी को पढ़ता हूँ और अच्छा, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। रॉयल्टी को लेकर कभी मन में दुख होता है कि कम मिलती है, नहीं मिलती, या संतुष्ट रहते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि मैं धन के लिए नहीं लिखता। मेरा मन जो है वो लिखने को होता है, मैं पाठक के लिए लिखता हूँ। अगर पारिश्रमिक मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं धनोपार्जन के लिए कुछ भी नहीं लिखता हूँ। इसलिए जो है मुझे रॉयल्टी आती है कहीं से, कई बार बहुत अच्छी रॉयल्टी भी आ जाती है। और मेरा एक पाठक वर्ग है, मेरी कोई भी पुस्तक छपती है उसका एक पाठक वर्ग है जो उन्होंने उसको पढ़ना ही है, उनके पास जाता है। तो जब मैं ये देख रहा हूँ, जैसे पहाड़ के जो कवि थे गुमानी पंत, जी। बहुत सारे उनको जातिवादी बताया उनकी कविताओं में। आपको लेके इसको आपका क्या ख्याल है इसको लेके, क्योंकि ये विमर्श चलता रहता है सोशल मीडिया पे? मैं नहीं मानता। उसकी वजह है, उसका कारण ये है कि एक दौर उस समय था, एक समय वो था। उस समय में, उस समय के समाज को देखिए, उस समय के सोच को देखिए, उसको आज से क्यों तुलना कर रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि बैलगाड़ी की तुलना आप जो है अंतरिक्ष यान से करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बैलगाड़ी का अपना महत्व है। बैलगाड़ी उस समय जमीन पे चल रही है, बैल उसको खींच के चला रहे हैं, आप उसकी तुलना जो है, नहीं साहब ये तो बिल्कुल ही बेकार है। ये जो है अंतरिक्ष यान हमारा बहुत बढ़िया। अरे आप तुलना ही गलत कर रहे हैं, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो गुमानी हो या गौरदा हूँ, ये जो लोग भी उस समय के कवि और लेखक हुए हैं, उनका एक समय था, समाज था। उस समाज में जिस तरह की भावनाएं थी, जिस तरह के विचार थे, और जो कुछ सामाजिक उस समय के प्रचलन थे, उस हिसाब से वो लिख रहे थे। तो उनको आज हम कैसे दोष देंगे?
मैं नहीं मानता कि उन चीज़ों को आज से तुलना की जानी चाहिए। सर उनको उन्हीं के समय के हिसाब से उनका मूल्यांकन होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर युवा लेखकों को आपको कोई संदेश देना चाहें? संदेश तो मुझे खुद ही चाहिए कि मैं युवा पीढ़ी से ऊर्जा प्राप्त करता रहूं। उन्होंने सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सर ललित कैसा जी। लगा आपको कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंददायक।